नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एक एग्जाम अगर आपको याद तो बहुत पहले और अभी भी चलता है, तो अब तो खत्म हो गया नाम उसका, SLET के नाम से था, अब उसको SET कर दिया गया। तो दोनों में क्या कोई डिफरेंस आता है क्या? कौन से बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है, मुझे भी पहले था, खैर अब तो काफी हद तक उससे मैं कोप अप कर चुका हूँ, लेकिन आप एक बार अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में बता दें। जी सर, बिल्कुल। सो नेट और सेट ये दोनों ही सेम एग्जाम, दोनों ही इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, फर्क सिर्फ इनकी जियोग्राफिकल वैलिडिटी का है। ज्योग्राफिकल वैलिडिटी मतलब कि नेट आपको ऑल ओवर इंडिया, Okay. पैन इंडिया एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करती है अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर ठीक। बनने के लिए। वहीं आप जिस स्टेट के सेट को क्वालिफाई करते हो, आप सिर्फ उसी स्टेट में जॉब लेने के लिए एलिजिबल बनते हो। ओके। फर्क सिर्फ इतना। एक दूसरा मेजर फर्क, नेट क्वालिफाई करके आप PhD में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, बिकॉज एक स्पेशल स्कोर मिलने लगा है 2 साल। इसके अलावा आपको JRF की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज हमें सेट में नहीं मिलती। मतलब सेट में आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, PhD का स्कोर या JRF का सर्टिफिकेट वहाँ अवार्ड नहीं होता। ओके। अच्छा, तो इसमें भी अच्छा, तो अभी आपने वो बता ही दिया कि इसमें JRF नहीं होता है, तो फेलोशिप अगर किसी को अवेल करनी हो तो फेलोशिप के इसमें ऑप्शंस मिलेंगे क्या? जैसे अगर किसी स्टूडेंट को फेलोशिप अवेल करनी है, इन दैट केस उनके पास एक JRF सर्टिफिकेट डेफिनेटली होना चाहिए, और वो आपको UGC नेट क्वालिफाई करने के बाद ही मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि क्या हमें बिना JRF के भी फेलोशिप मिल सकती है? देन यस, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं इन स्मॉलर टाउन्स, इन Tier 3 या 4 सिटीज, जिनके पास JRF कैंडिडेट्स होते ही नहीं। वो इनफैक्ट UGC नेट कैंडिडेट्स को भी कुछ फेलोशिप देते हैं। अब वो फेलोशिप का अमाउंट उतना नहीं है जितना आपको JRF से मिलता है, बट ये यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस अपने ही फंड में अवार्ड करते हैं। हाँ, कई सारी मिनिस्ट्रीज भी हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ये भी ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए निकालती है। Yes. ICSSR भी निकालती है, जो कि हर साल एग्जाम के बाद एक एग्जाम लेके प्रपोजल के बाद। तो मैम, इसमें फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंट नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं सर, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दोनों में ही आपको मास्टर्स चाहिए होगी विद 55% ऑफ मार्क्स एग्रीगेट। इसके अलावा अपर एज लिमिट कोई नहीं है, तो आप किसी भी एज में हैं, आप इस एग्जाम के लिए, दोनों ही एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हैं। लेकिन JRF में मैंने सुना था शायद कुछ एज का है, कि एज का कुछ बाउंडेशन है एज का। यस सर, इसको मैं आसान भाषा में समझा देती हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी मेल, इन दैट केस आपकी एज लिमिट है। अगर आप मेल हैं लेकिन सेंट्रल किसी भी रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं, देन आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, तो आपकी अपर एज लिमिट 35 हो जाती है। और अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी में, जनरल और रिजर्व, वहां पर भी आपकी एज लिमिट 35 है। ईश्वरिया मैम, लेकिन एक बात ये भी बता दीजिए ना फिर, कि दोनों में जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे ज्यादा हो सकती है? नेट हो या फिर सेट हो? राइट सर, देखिए नेट और सेट, एज द नेम सजेस्ट, नेट एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो ये आपको नेशन वाइड एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। प्लस ऑफ कोर्स अगर आपको PhD करना है या JRF लेना है, उसके लिए भी आपको नेट की ही जरूरत होगी। सेट आपको JRF या PhD में एडमिशन नहीं दिलाता है। प्लस सेट की रीच सिर्फ एक स्टेट की होती है, तो इस वक्त इंडिया में जो 19 स्टेट्स अपना सेट कंडक्ट करवाती हैं, आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में ही नौकरी मिल सकती है जहां का सेट आपने क्वालिफाई किया है। तो डेफिनेटली आपके पास जॉब प्रोस्पेक्ट्स की लिमिटेशंस जियोग्राफिकली थोड़ी सी कम हो जाती है। एक सवाल यहाँ से और राइज होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, मान लीजिए अभी महाराष्ट्र सेट का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र के बाहर का है, तो क्या वो फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है, बस उसको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी स्टेट के जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रही है, दूसरी स्टेट के सेट में वो लागू नहीं होगी। यानी दूसरी स्टेट में आप जनरल की सीट पे ही फाइट कर रहे हैं। तो मसरूर सर, B.Ed और B.LED में क्या डिफरेंस होता है? मैम, दोनों ही टीचिंग के लिए होता है। B.Ed हम जानते हैं बहुत पहले से चली आ रही है डिग्री, और B.LED आया है NEP 2020 आने के बाद, जिसको हम 4 ईयर UG कोर्स कहते हैं। वो UG कोर्स है। इसके बाद आपको एक रिसर्च की डिग्री मिल जाती है, लेकिन इसके बाद अगर आप एकेडमिक में जाना चाहते हैं तो आपको एक PG की भी जरूरत पड़ती है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आप डायरेक्टली नेट एग्जाम भी दे सकते हैं, लेकिन जॉब की यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम होती है इन कंपेरिजन टू द बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed। तो सर, अगर दोनों टीचिंग डिग्रीज हैं, तो पहले नौकरी किससे मिलती है? पहले नौकरी के चांस में B.Ed से बनते हैं, क्योंकि बच्चा जस्ट पास आउट होता है, UG करता है, UG के बाद डायरेक्ट आप B.Ed कर सकते हैं। B.Ed के बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम में। B.LED में आपको 4 साल चलना पड़ता है। वो हालांकि B.Ed की डिग्री देती है आपको, उसके बाद भी रास्ते खुलते हैं, लेकिन
फिर भी उतने नहीं है जितने बीएड में है। तो बीएड ज्यादा फ्रूटफुल होता है इन कंपैरिजन टू बीएड। तो सर इसका मतलब अगर किसी को टीचिंग जॉब चाहिए तो जल्दी नौकरी बीएड से मिलेगी, फायदा उसमें ज्यादा है। हाँ, तो आप भी यही करते? मैं भी यही करता हूँ, मैंने किया भी यही है। हालांकि बीएलएड काफी बाद में आया है, एनईपी 2020 आने के बाद वो आया है, लेकिन बीएलएड को हम एज ए ग्रेजुएशन डिग्री ही अभी तक देखते हैं। ये अलग बात है कि 4 साल की डिग्री आप करने के बाद यूजीसी आपको कह दे रही है कि आप डायरेक्टली नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो तो एक पीजी की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। इसी वजह से जो 1 साल की पीजी इंट्रोड्यूस की गई है, आपने उसको कवर भी किया था काफी अच्छे से, कि बच्चे को 3 या 2 साल ना लगाना पड़े, वो 1 साल पीजी करे और अपना पूरा ये पाथ कंप्लीट करे। तो मसरूर सर, बीए बीएलएड के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या रहती है? मैम बीएड के बाद जैसे जो स्कूल्स होते हैं और जो गवर्नमेंट नौकरी आती है, गवर्नमेंट्स की जो जॉब आती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएड मांगती है। अब ये भी हो गया है कि जो पीजी करते हैं, पीजीटी में भी अब बीएड मांगने लगा है, लेकिन बीएलएड कहीं ना कहीं वो एक शॉर्टकमिंग इसमें ये आ जाती है कि उसके बाद आप अप्लाई कहीं नहीं करते हो, अगर करते भी हो तो आपको कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि आपके पास एक ट्रेनिंग की कोर्स, फुलफिल कोर्स नहीं होता है ग्रेजुएशन का। जैसे कि ये बीएड हो गया, तो बीएड ये ट्रेनिंग में हो गया, टीचर एजुकेशन में ये ट्रेनिंग का कोर्स हो गया, पूरी तरीके से 1 साल आपको या 2 साल आपको पूरी तरीके से ट्रेन करेगा, लेकिन बीएलएड में वो शॉर्टकमिंग आ जाती है। इसी की वजह से हम पीजी करते हैं, फिर उसके बाद आप नेट के लिए आगे चले जाते हैं। बीएलएड में नेट के लिए रास्ता खुल जाता है हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन बीएड में आप स्कूल एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सर ये बताइए आप पहले कि बीएड वर्सेस मास्टर्स, किससे नौकरी पहले? मैम ग्रेजुएशन के बाद बीएड और मास्टर्स आप पूछ रही हैं। मैम 2 चीजें हैं, एक तो आपने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन और दूसरा बीएड। पहले मैं अगर बीएड वाले फ्लो को देखता हूं, तो अगर आप बीएड कर लेते हो तो टीजीटी पीजीटी का रास्ता आपका खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है टीचर्स के लिए, सारे स्टेट्स में अलग अलग नाम से वो चलता है। दूसरा रास्ता, दूसरा जो है पीजी वाला, पीजी करने के बाद आप हायर एजुकेशन में भी जा सकते हो, और एक यहाँ पे मैं आपको कोट करना चाहूंगा कि अब पीजी के बाद बीएड करके ही फिर आप पीजीटी के लिए अप्लाई होते हो। यानी अब पहले ये चीज नहीं थी कि आप बीएड हो, ठीक है, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, डायरेक्टली आप पीजीटी हो जाते थे। लेकिन अब सरकार ने ये नई चीज इंप्लीमेंट कर दी है कि आपको भी एक ट्रेनिंग कोर्स आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, जो एक लंबा रास्ता है हायर एजुकेशन का, रिसर्च का, आप यहाँ से पीजी करिए, पीजी करने के बाद यूजीसी नेट के या सीएसआईआर नेट का नेट एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद 3, 4 या 5 साल लगा के आप पीएचडी करिए, उसके बाद फेलोशिप भी मिलती है, फेलोशिप आप अवेल करना चाहें, अगर आप जेआरएफ है तो फेलोशिप, अगर नेट के थ्रू भी फेलोशिप्स कई आती हैं, लेकिन उनको एक्सप्लोर करना पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट नहीं आती है। तो उस तरीके से आप हायर एजुकेशन में भी कई सारे डिग्री कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, इन सभी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैम एक बात ये बताइए कि जो बच्चा यूजीसी नेट या फिर सेट क्वालिफाई कर ले, तो उसको पीएचडी करना चाहिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहिए? सर आपने काफी न्यूआंस्ड क्वेश्चन पूछ लिया और उसका आंसर भी उतना ही न्यूआंस्ड होगा। देखिए, ये लार्जली आपकी करंट अपॉर्चुनिटी एंड प्रोफेशनल टाइमलाइन पे डिपेंड करता है। आई फील कि आपकी एज क्या है और आप कितनी जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अगर आप बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इन दैट केस आई सजेस्ट आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस बिल्ड करना स्टार्ट कर देना चाहिए विद अ प्राइवेट कॉलेज, एंड देन ट्राई फॉर अ गवर्नमेंट कॉलेज, एंड वंस यू एंटर इनटू अ गवर्नमेंट कॉलेज, आप एट सम पॉइंट अपनी पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। पीएचडी करने का कोई मार्क्स नहीं है, पीएचडी कंप्लीशन का ही मार्क्स है। इसलिए अगर आप जल्दी से जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, सो आई सजेस्ट कि आप इवन अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, आप उसको भी अवेल कर लीजिए। लेकिन अगर आपका मन है रिसर्च में ही जाने का और आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है, इन दैट केस आप पहले किसी पीएचडी कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जेआरएफ लेना स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है आपको उसी यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे या गेस्ट फैकल्टी की तरह जॉब मिल जाए, सो दैट आपका पीएचडी और आपका एक्सपीरियंस साइड बाय साइड बिल्ड होता रहेगा। आइडियल केस, बट मैं अगर उस पोजीशन में होती जो मैं 1 पॉइंट थी, तो मेरा क्या प्लान था मैं वो बता देती हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी नेट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू एक हरियाणा के एक एडेड कॉलेज में जॉब कर रही थी। जितनी जल्दी आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने लग जाए थे उतना बेटर है, क्योंकि फिर आपको गवर्नमेंट पैसा देती है पढ़ाई करने का। आप इनफैक्ट 2 साल का पेड स्टडी लीव लेकर अब्रॉड जाकर भी अपना पीएचडी स्टार्ट करके आ सकते हैं, देन उसको आप डिस्टेंस से परस्यू कर सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आपकी लाइफ
में आप इस वक्त किस पोजीशन पे हैं, कितना जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, कितना जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। और अगर रिसर्च ही आपका पैशन है देन डेफिनेटली आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। चलो सर, आज के लिए बहुत सवाल जवाब हो गए, मैं जाती हूँ। अब कहाँ जा रही हैं? क्लास, ओके। सो डियर व्यूअर्स, ये था आपके लिए एक छोटी सी पेशकश जिसमें हमने नेट को, सेट को कवर किया, बीएड को कवर किया, इसके साथ साथ सीटीईटी और टेट एग्जाम को कवर किया। किससे जॉब पहले मिलेगी, किससे जॉब बाद में मिलेगी, कब हमें पीएचडी करनी चाहिए, कब हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहिए। कुछ ऐसे सवाल जो हमारे जहनों में थे उसका जवाब हमने देने की कोशिश की है, मगर एक गैप अभी छूटा हुआ है। वो ये है कि अगर आपके पास कोई सवाल हो इन सब से रिलेटेड या कुछ और भी एकेडमिक कोई सवाल हो तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।